रूस और यूक्रेन का जो तनाव चल रहा है उसमें अगर कोई भारत स्टैंड लेता है तो दोनों के नुकसान हैं। अगर आज इंडिया रशिया यूक्रेन पे स्टैंड नहीं ले रहा तो वेस्ट कैसे इंडिया को सपोर्ट करेगा? देखिए, भारत को किसी भी देश पर भरोसा करके नहीं चलना चाहिए। चाइना की लोकल पॉपुलेशन जहाँ पे आप रहते होंगे उनमें किसी तरह की कड़वाहट थी आपको लेके? आम चीनी जनता को शायद ये पता भी नहीं था कि चीन और भारत के बीच इस तरह का कोई युद्ध हुआ है। अच्छा, उनको पता भी नहीं था ठीक से? बहुत से लोगों को पता भी नहीं था। चीन की जो आम लोग हैं वो भारत से काफ़ी प्रेम रखते थे, स्नेह रखते थे। भारत युद्ध के बावजूद चीन की रणनीति है कि भारत को यदि काटना है तो ब्रिक्स का विस्तार किया जाए, उसमें ईरान जैसे देशों को शामिल करने की बात है। तो इंडिया के फॉरेन रिलेशन पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कई सारे उसके बड़े रीजंस हैं। एक बड़ा रीजन ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो अपने 6ठे महीने में, और ये वॉर अभी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा। उन सब के बीच हुआ ये कि नैन्सी पेलोसी का जो ताइवान विजिट है उसकी वजह से जो यूएस और चाइना के रिलेशन है वो ऑल टाइम लो पे हैं। इन सब में जो इंडिया की भूमिका है, इंडिया का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि एक तो इंडिया बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, उसके अलावा एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रंजीत सर हैं जो मतलब चाइना में रहे भी हैं, लंबे टाइम तक फॉरेन पॉलिसी कवर की है। तो उनसे आपके मन में जो सवाल होंगे उसकी मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाने की कोशिश की और उन्हीं सवालों के जवाब दें। सर, मेरा एक क्वेश्चन जो मैं भी समझना चाहता हूँ, यस नो में आंसर दे दीजिए एक बार में कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अभी न्यूट्रल है इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट में, रशिया यूक्रेन वाले में और जो ताइवान को लेकर यूएस और चाइना में है। इंडिया न्यूट्रल है? इंडिया न्यूट्रल है। ठीक है। और इसे में एक फॉलोअप क्वेश्चन फिर आ जाएगा कि अगर न्यूट्रल है तो ये कब तक न्यूट्रल रह सकता है? जब तक भारत के राष्ट्रीय हित मांग करेंगे कि भारत तटस्थ रवैया अपनाता रहे, तब तक तटस्थता भारत बरतता रहेगा। देखिए, भारत के जो रूस के साथ रिश्ते रहे हैं वो अमेरिका से काफ़ी पुराने रहे हैं और काफ़ी गहरे रिश्ते विकसित हो चुके हैं। सामरिक साझेदारी का रिश्ता रूस के साथ विकसित हो चुका है। भारत और रूस के बीच जो रक्षा संबंध हैं इतने गहरे हो चुके हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। उसके मद्देनज़र जो अमेरिका से जो रिश्ते विकसित होने शुरू हुए हैं पिछले दो दशकों में काफ़ी गहरे हुए हैं। और रूस की तुलना में अमेरिका से जो रिश्ते हैं वो कुछ नए हैं, तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो नए विकसित होने शुरू हुए हैं। तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रूस के साथ रिश्तों को बनाए रखना भारत की एक मजबूरी भी है, क्योंकि भारत के साथ इतने गहरे रक्षा संबंध हैं। भारत की सेनाएं रूस की जो शस्त्र प्रणालियां हैं उन पर इतना ज़्यादा निर्भर हो चुकी हैं, मिलिट्री पर निर्भर हो चुकी हैं कि भारत के सामने जो मौजूदा चुनौतियां हैं पाकिस्तान और चीन की, इनके साथ जिस तरह से तनाव का रिश्ता बना हुआ है, सैनिक तनाव का भी माहौल बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनज़र भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए रूस के साथ रिश्तों को बनाए रखेगा, उसमें उनसे कभी दूरी नहीं चाहेगा। तो अगर इंडिया एक स्टैंड ले लेता है इन दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट में तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? देखिए, सबसे पहले तो रूस और यूक्रेन का जो तनाव चल रहा है उसमें अगर कोई भारत स्टैंड लेता है अमेरिका के पक्ष में या रूस के पक्ष में, तो दोनों के नुकसान हैं भारत के नज़रिए से। क्योंकि रूस के साथ, जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत गहरे रक्षा संबंध विकसित हो चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए एक फिर इसमें ये पॉइंट निकल के आता है कि जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसका इंडिया पे किस तरीके का इम्पैक्ट है, किस स्पॉट में उसकी फॉरेन पॉलिसी अभी। जैसे मान लीजिए अगर हम सीधे ब्लैक एंड वाइट में एक और सवाल पूछे कि अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी फॉरेन पॉलिसी लुक ईस्ट है या जो नेहरू की विदेश नीति चली आ रही थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वो है? क्योंकि स्टैंड तो हम अभी भी नहीं ले रहे हैं। देखिए, भारत की विदेश नीति इवॉल्व कर रही है, एक मसले से आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं और हमेशा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती रही है भारत की विदेश नीति में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी से दोस्ती न तो स्थायी होती है और न दुश्मनी स्थायी होती है। जो संबंध बनते हैं वो अस्थायी तौर पर नहीं बनते। संबंध जो बनते बिगड़ते हैं वो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बनते बिगड़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय हित यदि ये मांग करते हैं कि रूस के साथ रिश्ते बेहतर हों तो भारत वैसा ही रुख अपनाएगा, जैसा कि अभी हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध के तनाव के दौरान देखा है। और भारत के रिश्ते यदि यह मांग करते हैं, भारत के जो राष्ट्रीय हित यदि मांग करते हैं कि अमेरिका का समर्थन करें ताइवान के समुद्री इलाके में, ताइवान को जिस तरह से चीन धमका रहा है, तो ये जो तनाव का माहौल विकसित हो रहा है इसमें यदि चीन हावी हो जाता है तो भारत के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा होगी। ठीक है, चीन कार्ड खेलना कितना ठीक है? जब कॉन्फ्लिक्ट अपने शुरुआत में था रशिया यूक्रेन वाला तो यूएस की तरफ से ऐसे बयान आए थे और यूरोप की तरफ से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से ये कहने की कोशिश की गई थी कि जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आज इंडिया
रशिया यूक्रेन पे स्टैंड नहीं ले रहा, तो कल क्या जब भारत चाइना के बीच में किसी तरीके का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वेस्ट कैसे इंडिया को सपोर्ट करेगा? देखिए, जो चीन और ताइवान का जो मसला शुरू हुआ है उसमें भारत का मौन रहना ही ये बताता है कि भारत अमेरिका के पक्ष में है। देखिए, जिस तरह से कई देशों ने बयान जारी करके चीन को समर्थन दिया, चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है उसे समर्थन दिया, तो भारत वन चाइना पॉलिसी से हालांकि आधिकारिक तौर पर हटा नहीं है, लेकिन उसे नहीं दोहरा करके भारत ने ये संकेत दिया है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को, ताइवान को एक चीन के तहत आधिकारिक एक हिस्सा नहीं मानता। ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह जिस तरह से भारत ने रिश्ते बनाए हैं, भारत उस नीति पर जारी रखेगा। तो ये मौन रह करके ये एक संकेत दिया है कि भारत ताइवान के समर्थन में है। ठीक है, तो अगेन मतलब मेरे को एक सवाल रह जाता है कि जो वेस्ट वाले हैं अक्सर चीन के नाम पे जो भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर इंडिया रशिया यूक्रेन पे स्टैंड नहीं ले रहा तो कल का इंडिया चाइना के बीच कुछ होता है तो हम भी भारत के साथ नहीं खड़े होंगे। ये कितना सही है इस तरीके का दबाव? देखिए, भारत और चीन के बीच 2 साल से ये करीब तनाव का माहौल चल रहा है, सैनिक तनाव का माहौल बना हुआ है। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, खास करके जो पश्चिमी देशों का जो गुट है, उसने खुल करके भारत का समर्थन कभी नहीं किया। हालांकि भारत से सहानुभूति जरूर दिखाई, लेकिन खुल करके समर्थन ऐसा नहीं किया। तो भारत भविष्य में भी इन देशों से, अमेरिका से, पश्चिमी देशों से, यूरोपीय देशों से खुल करके समर्थन करने आएगा, मुझे इस बात में शक है। आप ऑफ कैमरा जब आपसे बातचीत हो रही थी कि आप चीन में रहे थे, तो उस दौर में लोगों का क्या मतलब रवैया रहा है या लोगों का क्या अप्रोच रहा है इंडियंस को लेके? तो ऐसा होता है क्या कि जब दो देशों के बीच में युद्ध हो जाए तो जो लोग हैं उनमें भी मतलब भारी कड़वाहट बढ़ी रहती है, या लोग मतलब थोड़ा शांत दिमाग से सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, मतलब लोगों में कम से कम प्रेम होता है, सरकारें लड़ रही होती हैं? देखिए, 80 के दशक में मैं के मध्य में मैं चीन में रहता था, तो उस समय चीन काफ़ी बदलना शुरू हुआ था। दंग सियाओपिंग चीन के शिखर नेता थे। उन्होंने चीन के द्वार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खोलने शुरू किए, और चीन की जनता है उसने भी बाहरी दुनिया को देखना शुरू किया। उसे समझ में आने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीन किस तरह से अलग थलग हो गया था। चीन को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जोड़ने की कोशिश करनी होगी, किस तरह से उन्हें जोड़ना होगा। तो उस समय का जो माहौल था वो काफ़ी भिन्न था आज की तुलना में। सोशल मीडिया जिस तरह से फैलाव ले चुका है, सोशल मीडिया पर स्वाभाविक है कि जो लोग चीन समर्थक बातें ही करेंगे, चीन की सरकार के समर्थन में ही बातें करेंगे। नहीं, लेकिन जब आप वहाँ पे तो आपको कभी ऐसा हुआ कि आप एक इंडियन हैं, इसकी वजह से जो चाइनीज़ ये जो चाइना की लोकल पॉपुलेशन जहाँ पे आप रहते होंगे उनमें किसी तरीके की कड़वाहट थी आपको लेके? देखिए, उस समय जो 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ, तो आम चीनी जनता को इस मसले को लेकर के बहुत कोई परेशानी की बात नहीं थी। बहुत आम चीनी जनता को शायद ये पता भी नहीं था कि चीन और भारत के बीच इस तरह का कोई युद्ध हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उनको पता भी नहीं था ठीक से। बहुत से लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि मीडिया में उस समय मीडिया बहुत सीमित मीडिया था, और प्लस चाइना में तो गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया था। सरकारी जो मीडिया थे, रेडियो, टेलीविज़न और जो अखबार हैं वहाँ पर, तो ये इन बातों की चर्चा नहीं करते थे। लेकिन आज का माहौल जो है वो सोशल मीडिया का माहौल आ गया है, काफ़ी चर्चाएँ होती हैं। तो जो तब के दौरान जो मैंने देखा कि चीन की जो आम लोग हैं वो भारत से काफ़ी प्रेम रखते थे, स्नेह रखते थे। युद्ध के बावजूद भारत को काफ़ी श्रद्धा की निगाह से देखते थे, क्योंकि उनकी नज़र में भारत जो प्राचीन इलाके में भारत की जो छवि थी, दुनिया में एक संस्कृति और शिक्षा और इन सारी गतिविधियों का भारत जो केंद्र बन चुका था, इससे चीनी लोग काफ़ी प्रभावित थे। आम चीन की जनता ने देखा था कि चीन के लोग किस तरह से भारत जाते थे, वहाँ ज्ञान का भंडार भारत से बटोर करके वापस चीन आते थे। तो ये चीन की जनता को पता था। अभी 15 अगस्त को होगा ये कि 1 साल पूरा हो जाएगा अफगानिस्तान से सडन विड्रॉल का। तो जैसा यूएस का रिकॉर्ड रहा है सर कि मतलब वियतनाम से जब वो निकले थे तो इसी तरीके से निकले थे हेस्टीनेस में, अफगानिस्तान से जब निकले थे इसी हेस्टीनेस में निकले थे। यू नेवर नो कि यूक्रेन वॉर 6 महीने किसी को लगा था कि रशिया 6 दिन में जीत लेगा, 6ठे महीने में ख़त्म होता नहीं दिखाई दे रहा। यू नेवर नो कि अफगानिस्तान और वियतनाम वाला रिकॉर्ड वो यूक्रेन में दोहरा दे, ताइवान में दोहरा दे। तो ऐसे रिकॉर्ड वाले यूनाइटेड स्टेट्स को अगर इंडिया एलाई माने तो ऐसे एलाई पे कितना भरोसा कर सकते हैं आपके हिसाब से?
देखिए, भारत को किसी भी देश पर भरोसा करके नहीं चलना चाहिए। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप एक आत्मशक्ति ऐसी बनानी पड़ेगी, एक आत्मबल के आधार पर, अपनी खुद की ताकत के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों की देखभाल करने की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है। जिस तरीके से पाकिस्तान से और चीन से रिश्ते बिगड़े हैं, उसकी वजह से जो ब्रिक्स और सार्क जैसे ग्रुपिंग्स हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा? चीन और भारत को लेकर के जो जिस तरह से तनाव का माहौल विकसित हो रहा है, आपसी रिश्तों में जिस तरह से तनाव बना है, उसका असर हम ब्रिक्स पर भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, ब्रिक्स की जो शिखर बैठक होनी थी चाइना में, फिजिकल प्रेजेंस से ये भी शिखर बैठक होनी थी, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया था कि वो चीन नहीं जाएंगे। तो इससे बचने के लिए फिर वर्चुअल शिखर बैठक करनी पड़ी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच जो तनाव का माहौल बना है, उसका असर इन बहुराष्ट्रीय संगठनों पर भी पड़ने लगा जैसे है। मान लीजिए, आप ये मानते हैं कि सार्क खत्म हो गया, सार्क एक ग्रुपिंग के तौर पे मोटा मोटी खत्म हो गया, आप मानते हैं ये बात? सार्क पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। ठीक है। अभी खत्म नहीं कर सकते, पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है, इनएक्टिव है, Inactive मतलब डेड वाटर्स में। तो उसी में मैं जैसे मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान जो दो बड़े देश थे सार्क में, उनकी वजह से एक ग्रुप जो था वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। आपको लगता है कि ये जो मल्टीलैटरल ग्रुप्स हैं और जिस तरीके से दो देश एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, सिमिलर सिचुएशन ब्रिक्स और ऐसे ग्रुपिंग्स की हो सकती है, सार्क जैसी? नहीं, ब्रिक्स में भारत यदि बहुत ज़्यादा सक्रियता से भागीदारी न भी करे, तो रूस और चीन इसे जिंदा बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। देखिए, अभी ब्रिक्स के तहत एक प्रस्ताव ये आया है कि किस तरह से इसका विस्तार किया जाए। शायद चीन की रणनीति है कि भारत को यदि काटना है तो ब्रिक्स का विस्तार किया जाए, उसमें ईरान जैसे देशों को शामिल करने की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो यूरोप है, यूरोप को लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम वो वही वाली बात थी कि दबाव बनाया जा रहा था भारत पे कि आप यूक्रेन पे स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। तो उसी के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि यूरोप को लगता है कि जो उनकी दिक्कत है वो दुनिया की दिक्कत है, लेकिन दुनिया की दिक्कत जो है वो उनकी दिक्कत नहीं है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं जयशंकर के बयान से सहमत हूँ। देखिए, जब एशिया के इलाके में जब आग लगती है, काफ़ी अशांति का माहौल पैदा होता है, तो जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय देश हैं, वो मौन होकर के इसे देखते रहते हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान में जिस तरह से हालात बने हैं, अफ़गानिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद का फैलाव हुआ है और उसे रोकने में जिस तरह से पश्चिमी देशों ने अपनी नाकामयाबी दिखलाई है, जिस तरह से अमेरिका ने हरकत की है पिछले साल अगस्त में काबुल पर, जिस तरह से आतंकवाद की वापसी हुई है, लोग गिर रहे थे प्लेन से, लोग वहाँ से भागना चाह रहे थे, रातों रात अमेरिका ने अपने सैनिक काबुल से निकाल लिए। तो यह दिखाता है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का एशियाई मसलों से विशेष रिश्ता नहीं है, विशेष वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस करते। जबकि यूरोप के देशों में यदि कोई गंभीर बात होती है, छोटी भी बात हो जाए, तो वो उम्मीद करते हैं कि बाकी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाए। क्रक्स जो है वो यही है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कोर में होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी तय करने के टाइम पे, और जो गवर्नमेंट्स हैं उनका एटीट्यूड यही रहता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी तय हो। तो हमने ये जो रशिया यूक्रेन का सिचुएशन हो या ताइवान के बाद जो चाइना और यूएस में टेंशन बढ़ी है, उसमें जो इंडिया की भूमिका है, इंडिया का जो रोल है, उसके इन एंड अराउंड जो क्वेश्चंस हो सकते थे उनका टू द बेस्ट आंसर लेने की कोशिश की है। कोई बात रह गई हो, कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं हम नहीं पूछ पाए, या इसके फॉलो अप में हमें क्या बातचीत करनी चाहिए, अगर वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम ज़रूर उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।